physical quantity, value of a physical quantity from one system of unit to other. आज application number 2 to convert value in one system of unit to other. यानी MKS को CGS में कन्वर्ट करना हो, या फिर कोई जैसे वैल्यू दी हो G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोले हाउ मेनी ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या फिर न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना हो, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना हो, तो वैसे सारे कैलकुलेशन हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला से भी कर सकते हैं. So we'll convert a one system of given value from one system of unit to other. कैसे होता है चलो देखते हैं. सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन. I will see how 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन. ठीक है, ये कैसे होता है वो अभी हम लोग देखेंगे. सो फॉर दैट आपको पता होना चाहिए, जैसे न्यूटन दिया हुआ है. एक्चुअली न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स. ठीक है, ये दोनों फोर्स के यूनिट है. और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है? इट इज m1 l1 t minus 2. ठीक है, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स. अब दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स. अब ये यूज करके हम लोग कैसे डिराइव करेंगे दैट हाउ मेनी डाइन इज दिस. उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा टेबल. You have to make a table. टेबल में यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे. we'll write MKF and then CGS. और लाइन चाहिए होगी. तो सबसे पहले आपको एक ऐसा टेबल बनाना है जब आप लोग फाइंड करो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम MKS टू CGS और वाइस वर्सा. यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ सबका. जैसे ये लिखते हैं यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? इट इज m1 l1 t minus 2. This is the dimensional formula of force. Okay. अब यहाँ पे लिखेंगे MKS and here we will write CGS. MKS में मास होता है किलोग्राम में. You can write this is 1 किलोग्राम. 1 किलोग्राम को अगर हम लोग CGS में कन्वर्ट करते हैं होता है वो 10⁵ ग्राम. ठीक है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम. वैसे ही लेंथ की बात करें देन वी हैव 1 मीटर इन MKS. 1 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें कितना होता है? 100 सेंटीमीटर. इट इज 10⁵ सेंटीमीटर. समझ में ना आ रहा है तो भी पूछ लो. 1 मीटर होता है 10⁵ सेंटीमीटर. 1 kg इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम. और जो टाइम होता है, टाइम का तो सेकंड में ही होता है, तो कुछ करेंगे ही नहीं. यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे 1 s⁻². तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1 s⁻². ठीक है, 1 सेकेंड इनवर्स. अब क्या करना है? इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और नीचे लिखना है कि इन तीनों को. आई विल शो यू.
ये थी, ठीक है। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नीचे लिखना है, और इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो नीचे लिखना है, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाएगा। इफ वी मल्टीप्लाई दिस थ्री फिजिकल क्वांटिटीज, ये जो येलो वाली दिख रही है, देन वी हैव 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, विल गेट 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो वी कैन राइट, यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया कन्वर्जन के हिसाब से। वी हैव 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वी कैन राइट, ये 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है न्यूटन, जो मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला का टेबल लिखा है उसमें मेंशनड है। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखो, it is Newton, so we can say this is 1 Newton is equal to 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड डाइन। तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं CGS को और MKS को CGS में, ठीक है। तो जल्दी से ये टेबल भी लिखना है और पूरा लिख ही देना है। ओके, देन रेज योर हैंड, कुछ डाउट हो तो भी पूछ लो। सर सर हाँ यस बोलो। सर मैं मुस्कान बोल रही हूँ। हम लोग हाँ के बोलो। स्कूल में है ना, हम लोग को बोला है कि 29 या फिर 30 को हम लोग की फिजिक्स की एग्जाम लेंगे, 25 मार्क्स की, जो चैप्टर 1 और 2 की चैप्टर 1 और होगी। 2, यस, हाँ 1 और 2 की होगी, सही है, सभी स्कूल में। हाँ तो ये चैप्टर हाँ नंबर 2 इसलिए तो मैंने स्टार्ट किया, 3 बंद किया ना अभी। हाँ। ओके। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है अभी। ओके, हो गया बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी का एक एप्लीकेशन, यानी एक न्यूमेरिकल, 1 जूल इज इक्वल टू ब्लैंक अर्ग। आपको अपने आप फाइंड करना है टेबल बना के। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देता हूँ। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू m1L2T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। पूरा टेबल बनाओ और कन्वर्ट करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। टेबल अभी मैं कैमरा ऑन करके देखूंगा, ठीक है, इसलिए अभी टेबल बनाना है सभी को।
हो गया बच्चों? आंसर आ रहा है किसी का? डाउट हो तो बता दो, मैं सॉल्व करा देता हूँ। बोलो जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है? चैट सेक्शन में बताओ या लिख के बताओ। देयर इज वन आंसर। दिव्या सही है। आंसर विल बी 1 करोड़ 10:7। 10:7 अर्ग इज द आंसर। देखो फटाफट बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। M1L2T-2 लिखा, यहाँ पे MKS, यहाँ पे CGS। ओके, MKS में मास होता है 1 किलोग्राम, तो यहाँ पे होता है 10⁻³ यहाँ पे लेंथ होता है 1 मीटर, यहाँ पे होता है 10⁻² सेंटीमीटर। और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। 10⁻² का स्क्वायर हो जाता है 10⁻4। और ये S-2 तो वही रहता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, विल गेट 1 kg/m²/s²। 10⁻3 10⁻4 टोटल हो जाएगा 10⁻7। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। 10⁻3 इंटू 10⁻4 बिकम्स 10⁻7। ओके, इतना अर्ग हो जाएगा। तो थोड़ा सा लोगों ने आंसर ठीक से नहीं दिया, मजा नहीं आया, फिर देख नहीं दिया। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं इसका। एप्लीकेशन नंबर 3, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ लेना कहीं पर भी। एप्लीकेशन नंबर 3, टू डिराइव एनी इक्वेशन। तो इक्वेशन डिराइव करना हो, एनी नहीं बोल सकते, सारे इक्वेशन नहीं हो सकते, तो डिराइव इक्वेशन ही होगा। So to derive equation, we can use dimensional analysis. देखो एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो there is a simple pendulum. Simple pendulum क्या होता है? Like this. This is a simple pendulum. Okay, यहाँ पे मास लगा दिया। ठीक है, जब ये ऑसिलेट होगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑसिलेट हो रहा है। फिर it is oscillating about its mean position. So when it's oscillating, at that time the time taken for one full oscillation, वन फुल ऑसिलेशन का मीनिंग क्या क्या होता है कि पहले यहाँ पे है ये सिंपल पेंडुलम का बॉब, फिर ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आता है। तो ये जो टोटल यहाँ से यहाँ जाना और वापस आना, ठीक है, इसके लिए जो टोटल टाइम लगता है उस टाइम को बोलते हैं उसका पीरियोडिक टाइम। ओके, टाइम टेकन टू टेक फिनिश वन फुल ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियोडिक टाइम। और ये चैप्टर नंबर 14 दैट इज ऑसिलेशन में डिटेल में आने वाला है। अभी के लिए इतना याद रखो, दैट टाइम टेकन टू फिनिश वन फुल ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियोडिक टाइम। अब ये पीरियोडिक टाइम किस पे डिपेंड करता है और इसका इक्वेशन क्या होता है वो हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो विल डिराइव इक्वेशन फॉर द पीरियोडिक टाइम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इसको अभी साइड में रख देते हैं, कुछ काम नहीं है इसका अभी, समझने के लिए कि भाई ऐसा होता है सिंपल पेंडुलम। ओके, साइड में रख देते हैं और इसको उड़ा देते हैं। Yes. So periodic time of a simple pendulum, periodic time यानी time taken to finish one full oscillation, लिख रहा हूँ यहाँ पे periodic time of simple pendulum
कैसे इंडिकेट करते हैं उसको, कैपिटल टी से, ठीक है। कैपिटल टी इज कॉल्ड पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम किस किस चीज पे डिपेंड करता है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे पीरियोडिक टाइम डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बताओ। लेंथ बढ़ाने से पीरियोडिक टाइम बढ़ेगा या कम होगा? कुछ भी सोच के अपने हिसाब से आंसर दे दो। इक्वेशन तो हम लोग डिराइव करने ही वाले हैं, लॉजिक भी हम लोग देखेंगे, बट आपको क्या लगता है, आपका इंट्यूजन क्या है, आपका गेसिंग क्या है? टाइम भी बढ़ेगा। बढ़ो, यस, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा। और लोग कुछ आंसर तो बताओ। गलत होगा तो कुछ नहीं है, बट थोड़ा दिमाग खुलेगा तुम लोगों का, क्या होगा सोचो। If we increase the length of simple pendulum, what do you think? It will oscillate faster, it will oscillate slower? अगर faster हो रहा है तो periodic time कम होगा, slow हो रहा है तो periodic time बढ़ेगा। बोलो जल्दी से, क्या होगा? What happens if we increase the length? जो भी आंसर आपको लग रहा हो, आंसर कंपलसरी देना है अभी। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं अभी आज तो सिर्फ। स्लोअर, ओके। और कोई बताओ, एक ही आंसर आया अभी तक। ओके, लेंथ बढ़ने से पीरियडिक टाइम कम होगा, स्लोअर होगा या नहीं? ओके, स्लो हो जाएगा तो पीरियडिक टाइम बढ़ेगा, ऐसा होता है मीनिंग, ओके। इफ इट बिकम्स स्लो, पीरियडिक टाइम विल बी ग्रेटर। सो 3 लोगों ने ऐसे स्लोअर 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 बताया। चलो और भी है हमारे पास। चलो अभी मुझे जैसे नहीं पता कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अभी के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पावर ए है, ठीक है। विल देन सी दैट ये पावर कितना होता है। अभी के लिए मान लेते हैं कि भाई जो पावर है लेंथ का, इट इज ए। अगर मान लो ए मिल रहा है हमको नेगेटिव, ठीक है, अगर ए नेगेटिव मिलेगा तो क्या हो जाएगा, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, तो लेंथ के बढ़ने से टी कम होगा। अगर हमको ये पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, इफ यू आर गेटिंग ए पॉजिटिव, तो टाइम बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। तो हमको अभी नहीं पता कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आई एम कीपिंग एन एक्सपोनेंट ए, जो अभी अननोन है, पॉजिटिव नेगेटिव हमको नहीं पता। चलो और किस पे डिपेंड करता है, तो मान लेते हैं मास पे डिपेंड कर रहे हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एम रेस टू बी। बी भी मुझे नहीं पता, अगर डिपेंड कर भी रहा होगा तो बी पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, डिपेंड नहीं कर रहा होता बी की वैल्यू 0 होगी। चलो आप लोगों को क्या लग रहा है कि अगर मास बढ़ा देते हैं सिंपल पेंडुलम का, ये जो ऊपर नीचे ये होता है, ठीक है, ये मास, अगर ये मास हम लोग बढ़ा देते हैं तो ये फास्ट ऑसिलेट होगा या धीरे ऑसिलेट होगा? वी हैव टू निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। बोलो भाई, चैट सेक्शन में बताओ, कुछ भी सोच के बताओ यार, पर आंसर दो। ओके, सो आई गॉट आंसर्स। आई गॉट 2 आंसर्स कि भाई मास को बढ़ाने से ऑसिलेशंस एकदम फास्ट होंगे, स्लो होंगे, ऐसे भी आंसर्स मिले हैं, ओके। चलो गुड आंसर दे रहे हो, अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं। पीरियडिक टाइम प्रोपोर्शनल टू मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और एक चीज पे भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, बिकॉज ऑसिलेशन यहाँ पे कर रहे हैं, और ऑसिलेशन अगर मान लो मून पे जाके कर रहे हैं तो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, ठीक है, और अर्थ पे देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। सो एट ऑन द सरफेस ऑफ मून, जैसे ये मून का सरफेस, ये अर्थ का सरफेस, लिख देता हूँ यहाँ पे मून, ये अर्थ, एक पार्ट ले रहे हैं सपोज। जब ये इधर होगा और अर्थ पे भी जब ये इधर होगा, दैट टाइम अर्थ पे फोर्स ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से ये ऑसिलेटर कैसे नीचे इधर तक चला जाता है, देन ऑसिलेट्स लाइक दिस। और मून पे जो है वो फोर्स थोड़ा कम लगेगा, ठीक है, मून अट्रैक्ट तो करेगा उसको, बट वहां पे जी की वैल्यू कम होती है, ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस ऑन मून। तो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत कम है, दैट्स व्हाई यहाँ पे टी क्या लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल टू जी लिखा हुआ है, यानी जी पे हर जगह पे वो डिपेंड करता रहता है। हमको ये नहीं पता कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हम लोग सिर्फ ऐसे ही लिख देते जी रेस टू सी। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, बट अभी के लिए सिर्फ 3 को ही रखते हैं। पीरियोडिक टाइम इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पीरियोडिक टाइम प्रोपोर्शनल टू मास, पीरियोडिक टाइम प्रोपोर्शनल टू जी, और सबके पावर भी रखे हुए, हमको नहीं पता कि ये
पावर क्या होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया हो हमको तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यू शुड नो ऑल द डायमेंशनल फॉर्मूला। सो इफ दिस क्वेश्चन इज देयर इन योर एग्जाम एट दैट टाइम, ये जो भी लिखने जा रहा हूँ वो आपको नहीं लिखना है पेपर में, ये आपको याद रहना चाहिए। ये मैं आपकी हिंट के लिए इधर लिख रहा हूँ। ओके, दैट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज L1। मास का क्या होता है, इट इज M1। ये आपको पता होना चाहिए ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, इसलिए मैंने बोला था वो 10-15 जो है डायमेंशनल फॉर्मूला वो सारी की सारी मेमोराइज कर देना। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना होता है, इट इज L1T-2। ओके, ये जो ब्लू कलर का डब्बा है वो आपको अपने दिमाग में रखना है। यू कैन ऑल्सो राइट, अगर एग्जाम में लिखना हो तो लिख सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, बट टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का। यस, सो T is proportional to LA, T proportional to MB, T proportional to G raised to C, इन तीनों को अगर मिक्स कर देते हैं, इंडिकेट देयरफॉर, याद है ना ऐसा पढ़ते थे आप लोग छोटे बच्चे थे तब, A proportional to B, A proportional to C, then A proportional to BC होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे T proportional to LA, T proportional to MB, T proportional to GC, we can write T is proportional to LA, MB, GC, ठीक है। we can write like this, periodic time is proportional to these three things। अब याद करो, अगर ये प्रपोर्शन में है, इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन वी हैव टू कीप अ कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, मैं कांस्टेंट के लिख देता हूँ, के बी सी। ओके, हियर कांस्टेंट इज के। तो वैसे यहाँ पे भी व्हेन वी आर रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी साइन वी हैव टू कीप अ कांस्टेंट, वी विल राइट टी इज इक्वल टू के एल ए एम बी जी सी। ओके, so this is our equation number 1। let this be equation number 1। अब देखते हैं आगे, इसमें सारी की सारी डायमेंशनल फॉर्मूला डाल देते हैं, ठीक है। विल कीप ऑल द डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑन एल एच एस एंड आर एच एस। तो यहाँ पे लिखूंगा राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन आर एच एस, इन आर एच एस होता है, ऑन होता है, आई थिंक ऑन होता है, यस। राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन आर एच एस एंड एल एच एस ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। क्या मिलेगा, देखो टाइम का मैंने लिखा हुआ, टाइम का तो आपको पता होना चाहिए, टाइम का तो होगा T1, जो कांस्टेंट है उसका तो कुछ नहीं होगा। ओके, सो ये जो दिख रहा है उसका डायमेंशन हम लोग नहीं लिखेंगे, बिकॉज इट इज डायमेंशनलेस, वी हैव कंसीडर्ड इट टू बी डायमेंशनलेस। ये जो के है उसके डायमेंशन हम लोग नहीं लिखेंगे। सो क्या है, सिर्फ लेंथ लिखा हुआ है, तो लेंथ का है L1, वी विल राइट L1 रेज टू पावर कितना है A, ठीक है। मैंने सिर्फ अभी L1 का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है। कहाँ गया, रिटन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ। अब हम लोग लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। ओके, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1, यहाँ पे लिखूंगा M1 रेज टू बी, देन G दिया हुआ है, G यानी क्या होता है L1 T-2,
इसका पावर है c. If you open the bracket, we will have T1 is equal to LA MB LC T minus 2C. ठीक है, दिस विल बी द इक्वेशन. अगर ब्रैकेट को ओपन कर दे तो अब नेक्स्ट इक्वेशन में मैं एक चीज़ अभी जानबूझ के गलत लिखूंगा, आपको बता रहा है मैंने क्या गलत लिखा ये इक्वेशन में. T1 विल बी L A माइनस सी एम बी टी माइनस 2C. बताओ क्या गलत लिखा इसमें मैंने, तो पता चले कौन सो रहा है, कौन ध्यान दे रहा है. माइनस की जगह प्लस आएगा. हाँ चलो, ए प्लस सी. अरे अच्छी बात है, गुड. ए प्लस सी होगा ए प्लस सी. चलो सही है. डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी सर सी आएगा ना, ए प्लस. हाँ ए प्लस सी सी. आएगा. अरे सही है, ए प्लस सी. Yes, now writing dimensional formulas on both sides like this also we can write m0 l0 t1 will be equal to mb la plus c. mlt के सीक्वेंस में लिख रहे हैं और t होगा -2c. नाउ इफ वी कंपेयर पावर ऑन बोथ साइड्स, ये वाली इक्वेशन के पावर दोनों साइड कंपेयर करते हैं. इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ. तो लिखेंगे कंपेयरिंग powers on both sides of equation 2. पावर कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, विल गेट b इज इक्वल टू 0. देखो ध्यान से, ये है b और ये है 0. सिमिलरली ये है a प्लस सी, तो a प्लस सी हो जाएगा 0 एंड वी हैव 1 इज इक्वल टू -2c. ठीक है, तो पावर करेंगे कंपेयर दोनों साइड, विल गेट द वैल्यू ऑफ b टू बी 0. b इज इक्वल टू 0, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3. ओके, इज इक्वेशन 3. अब क्या मिलेगा, विल गेट a प्लस सी इज इक्वल टू 0. a प्लस सी therefore we'll get a is equal to -c. अभी कुछ ये काम का नहीं है, इसमें ही देखेंगे. -2c इज इक्वल टू 1. देखो -2c इज इक्वल टू t का पावर है 1, -2c इज इक्वल टू 1. therefore c की वैल्यू हो जाएगी -1/2. चलो, इफ c इज -1/2 और ये वैल्यू हम लोग a के इक्वेशन में डाल देते हैं इधर, तो हमको a मिल जाएगा. देखो a इज -c और c है -1/2. देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, विल गेट देयरफॉर a हो जाएगा 1/2 प्लस में a विल बी +1/2. ये बहुत ही बड़ा डेरिवेशन है, इसलिए आई हैव टू यूज द फुल स्क्रीन. स्क्रीन के बाहर जाए तो बोल देना. So we got b is equal to 0, c is equal to -1/2, equation number 4 is equal to +1/2, equation number 5. अब ये सारी वैल्यूज डालनी है हमको इक्वेशन नंबर 1 में.
So putting the value of equation 3, 4 and 5 in 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं वैल्यू। 1 कहाँ इक्वेशन, तो ये रहा 1 और इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 1 में सारी वैल्यूज डाल देते हैं, क्या मिलेगा, विल गेट t इज इक्वल टू k, तो कुछ है ही नहीं, k इज कांस्टेंट। अब देखो l का पावर कितना है, a, ओके, और a की वैल्यू है 1/2। देखो ये a की वैल्यू है 1/2, so we will write l रेस टू a की जगह लिखेंगे 1/2। अब देखो दूसरा क्या है, दिस इज m रेस टू b, b की वैल्यू है 0, तो वो वैल्यू अभी यहाँ पे रखेंगे, 0 रख देंगे तो क्या मिलेगा, वी विल गेट m रेस टू 0, देन we will have, just a minute, yes, t रेस टू माइनस g रेस टू c, यानी g रेस टू 1/2 लिखेंगे, तो पीरियोडिक टाइम का इक्वेशन मिल जाएगा, t इज इक्वल टू k l रेस टू 1/2, सॉरी g रेस टू -1/2 होगा, c है ना, ओके, और c की वैल्यू है -1/2 इक्वेशन 4 से। तो l/2 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, g रेस टू l/2, जब पावर हाफ हो तो उसको रूट में लिख सकते हैं, तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू k रूट ऑफ l/g। So this is the equation we can derive with the help of dimensional analysis. Okay, तो ये इक्वेशन से पता चलता है दैट अगर लेंथ को बढ़ा देते हैं तो पीरियोडिक टाइम है वो कम हो जाएगा, यानी वो स्लो चलेगा। जी को बढ़ा देते, जी को बढ़ा नहीं सकते हम लोग, बट अगर हम लोग कोई और प्लेनेट पे जाए तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। So if we increase the value of g, then periodic time will decrease. Okay, so this is the equation। देखो एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है, ठीक है, याद रखना, एक्सपेरिमेंट से, नॉट विद हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, एक्सपेरिमेंटली के की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/2, सॉरी के इज इक्वल टू 2 पाई। एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि के की वैल्यू है 2 पाई, इसीलिए फाइनली इक्वेशन ऐसा बनता है कि टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l/g। अभी एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा, कभी भी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला से फाइंड नहीं कर पाएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, सॉरी के, ओके, डायमेंशंस से फाइंड नहीं कर सकते कि के की वैल्यू क्या है, ओके, तो उसे उसके लिए एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा। सो ये पूरा एक एग्जांपल था दैट हाउ कैन वी डिराइव एन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और इससे हमको ये पता चला दैट पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। देखो मास को बढ़ाने से कुछ नहीं हो रहा, ओके, बिकॉज यहाँ पे m का पावर है वो 0 हो जाता है। सी दिस वन, द पावर ऑफ m इज 0, ओके, 0 पावर का मीनिंग क्या होगा कि सिंपल पेंडुलम में पीरियोडिक टाइम मास पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो जल्दी से ये लिखो, ओके, आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, 3 मिनट में खत्म करना है आप लोगों को, ठीक है, और कुछ डाउट हो तो अभी बता दो। वी हैव 2 मिनट 56 सेकेंड विथ अस, उसके बाद ये मीटिंग बंद हो जाएगी और जो स्क्रीन पे दिखा है वो भी चला जाएगा। सो आई विल सजेस्ट कि जल्दी से आप लोग लिखो और उसके बाद वापस इसी मीटिंग में रिज्वाइन होना है।
So 5 10 15 5:16 को हम लोग वापस रिस्टार्ट करेंगे, ठीक है। टेक 5 मिनट्स ब्रेक। ये लिखने के बाद 5:16 को मैं स्टार्ट करूंगा वापस। So after writing this thing you can leave the meeting, else ये 1 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा और 5:16 को सेम लिंक पे वापस आना है।